जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज़ प्लेटफॉर्म। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे ऑफ सोशियोलॉजी, विच इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस चैप्टर से हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज चैप्टर 1 नॉन एवेलुएटिव है, यानी कि तुम्हारे एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। यहाँ से जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्टली उठ के आएंगे। ओके तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ाते पढ़ाते बताती जाऊँगी, ठीक है। एंड एज़ यू ऑल नो दिस इज़ ऑन योर हाई डिमांड कि मैम हमें इस क्लास 12 सोशियोलॉजी पढ़ा दो। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे, तो उसी डिमांड पे ये वीडियो तुम्हारे लिए आया है। तो इस वीडियो को अच्छे से प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना चैनल को नहीं भूलना है तुम्हें, देन शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। एंड अपना सपोर्ट दिखाओ मुझे, ठीक है, तभी तो जल्दी जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। सो फाइन, मूव करते हैं अपने चैप्टर पे, विच इज़ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे आसान बुक जो है हमारा क्लास 12 का वो यही होने वाला है। दूसरा बुक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट मेरे साथ तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 की बात करें तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग एक्चुअल सोसाइटी को पढ़ने वाले हैं एंड एक्चुअल इंडियन सोसाइटी को पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑन विद डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या होती है? बेसिकली डेमोग्राफी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, विच इज़ डेमोज एंड ग्राफिन्स। डेमोज मतलब होता है पीपल एंड ग्राफिन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करना। तो डेमोग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। सो एज अ होल डेमोग्राफी है क्या? तो इट इज़ योर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हम लोग कंट्री के पॉपुलेशन को हमेशा पढ़ते हैं कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, राइट, या अफ्रीका में इतनी पॉपुलेशन है। तो ये जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है ना, उसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। नंबर 1 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफी में आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रह रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। वेयर एज डेमोग्राफिक प्रोसेसेस मतलब होता है बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। थोड़ा टेढ़ा हो गया, राइट। सो हाँ, डेमोग्राफिक प्रोसेसेस में आता है तुम्हारा बर्थ रेट, माइग्रेशन, डेथ रेट एंड ये सारी चीज़ें। एज वेल एज सोशल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कॉम्पोजिशन ऑफ एन एरिया, मतलब एक एरिया में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने ओल्डर पीपल रह रहे हैं, दैट कम्स इन योर सोशल स्ट्रक्चर। सोशल प्रोसेसेस मतलब क्या होता है? सोशल प्रोसेसेस मतलब कि समाज में जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, वो साथ में आके कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे अकोमोडेट करते हैं, दैट comes under your social processes. Moving on to the next thing, which is types of demography. देखो डेमोग्राफी के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि यू कैन कंसिडर इट कि डेमोग्राफी के 2 भाई बहन हैं। एक भाई है जो फॉर्मल डेमोग्राफी है, दूसरी बहन है दैट इज़ योर सोशल डेमोग्राफी। ओके, सो फॉर्मल डेमोग्राफी की बात करें तो वो क्या करती है ना कि वो पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई इतना बर्थ रेट है, इतना डेथ रेट है, इतनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर कंट्री की। ओके, वेयर एज अगर हम सोशल स्ट्रक्चर या सोशल डेमोग्राफी की बात करें तो वो एक ऐसी सिस्टर है जिसको जानना होता है, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो जानने की कोशिश करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतना बर्थ रेट है तो क्यों है, क्या रीज़न है इतने बर्थ रेट्स का, क्यों डेथ रेट इस रीजन में बढ़ रहा है, क्यों पीपल यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, राइट। सो रीज़न क्या है एज अ होल सोसाइटी में, यानी कि कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारी सोशल डेमोग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। वेयर एज फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ योर पॉपुलेशन। ओके, ये कीवर्ड्स हैं, इससे तुम लोग आंसर में लिख के आओगे तो मार्क्स पक्के हैं। ओके, मूविंग ऑन टू इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है जो मैंने भी बताया। मूविंग ऑन टू द मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 2 थ्योरी हैं। पहला थ्योरी है हमारा मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, या यू कहो सोशियोलॉजिस्ट है, जिनका इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड पॉलिटिकल साइंस में भी। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस टाइम पीरियड में थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे उस टाइम में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो उनका कहना था कि गरीबी इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड नंबर 2 जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, यानी कि पॉपुलेशन इतना है और फूड का जो रिसोर्सेज जो है जिनको हमें जिनकी ज़रूरत होती है रहने जीने के लिए, दैट इज़ वेरी लो। उसका स्पीड जो है वो बहुत कम है। किसका? हमारे रिसोर्सेज का, हमारे सब्सिस्टेंस का। अकॉर्डिंग टू हिम वो बताते हैं कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। जैसे आज 2 है, फिर कल 4 होगा, फिर परसों 8 होगा, तो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है।
वेर एज वो बताते हैं कि कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो ग्रो हो रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये बहुत धीरे धीरे बन रहा है एंड हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, सो ये बता रहे थे कि पॉपुलेशन जो है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है उसको हमेशा पॉवर्टी में ही रहना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी इज़ कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी, ये लाइन उन्होंने कहा था कि हम जो इंसान है वो हमेशा गरीबी में ही रहने वाले हैं, ये उनका कहना था। एंड इसी बिलीव की वजह से उन्होंने 2 सोल्यूशंस बताया इस प्रॉब्लम का। जो ये पॉवर्टी है इसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2 सोल्यूशंस दिए। पहला था पॉजिटिव चेक एंड दूसरा था प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक मतलब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि फेमाइंस हो गया या फिर कोविड-19 जैसे अभी आया था, देन अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड, ये सारे जो है ना ये पॉजिटिव चेक के अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये नेचर का तरीका है पॉपुलेशन को कम करने का अकॉर्डिंग टू हिम। एंड प्रिवेंटिव चेक की बात करें तो वो मैन मेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करना, मैरिजेस को डिले करना या फिर सेलिबेसी मतलब हमेशा विदाउट मैरिज रहना। सो दिस इज़ द way, the 2 solutions which Thomas Malthus have given। क्यों? ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएँ, ओके, और पॉवर्टी को एज अ होल कम कर पाएँ। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ थॉमस मैल्थसन थ्योरी। यूरोप में देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, ठीक है, उनके अंदर सोच विकसित हुई एंड सोच विकसित होने की वजह से वो डेवलप होने लगे, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वो लोग विलेजेस से वो लोग सिटी में मूव करने लगे, राइट। सो दिस ऑल चेंजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आता है। तो हम लोगों ने देखा कि मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, जिससे बहुत से काम जो है हमारे वो आसान हो गए। जैसे कि फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत अनलिमिटेड तरीके से होने लगा बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था लेकिन साथ साथ में फूड प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो क्या हो गया, अब हम लोग को देखने को मिला कि पॉपुलेशन तो बढ़ा है, साथ में हमारा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा है एंड पॉवर्टी जो है वो बहुत हद तक कम हो गई, कंट्रोल हो गई है। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मैल्थसियन थ्योरी। नेक्स्ट हमारा जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला तो बहुत से सोशियोलॉजिस्ट थे, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि पॉवर्टी है यानी कि गरीबी इसलिए है, हंगर इसलिए है बिकॉज जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है या यूँ कहो जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सबको। सो इट इज़ समथिंग दैट रिच वेयर बिकमिंग रिच एंड पुअर वेयर बिकमिंग पुअर। सो इस काइंड ऑफ कंडीशन था उस टाइम पे, ठीक है। सो द रीज़न वॉज नॉट योर पॉपुलेशन जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही थी, बट इट वॉज व्हाट, इट वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर नहीं करी थी, वो ध्यान नहीं रख रही थी। तो ये तुम्हारा दूसरा क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये 2 तुम्हारे मेन क्रिटिसिज्म्स हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेशन कर दिया है बट वही चीज़ है, ओके। मैल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इसे स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें हम ना 3 स्टेजेस को देखते हैं। 3 स्टेजेस, पहले स्टेज को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्टेज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि एग्जांपल देख ही रहो तुम लोग, अफ्रीका, ठीक है। सेकंड स्टेज को हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया, पाकिस्तान को ले लो, ठीक है, या फिर एक और था ब्राज़ील का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे कि यूएसए एंड यूके जैसी कंट्रीज़ आ जाएंगी। पहले स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं मेनली, लेट मी टेक माई पेन वंस। सो पहले स्टेज में हम लोग देखने को मिलता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो होता है एंड डेथ रेट भी है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो होता है। अब क्या रीज़न है मैम, ये क्यों बढ़ रहा है? बर्थ रेट इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज जो लोग हैं वो अनअवेयर है, मच एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल फैमिलीज़ रखना प्रेफर नहीं करते हैं। डेथ रेट क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि हेल्थ की और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सो इसी रीज़न की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं। वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जिसमें इंडिया भी आता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो बर्थ रेट है वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन डेथ रेट हम यहाँ पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेटर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जिससे क्या होता है ये डेथ रेट कंट्रोल में आ जाता है। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे बर्थ रेट को भी कंट्रोल कर रही होती है, बट वो स्पीड थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, हमें जो ग्रोथ रेट है, ये इंपॉर्टेंट है टू मेंशन अबाउट द ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है ना ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ये बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत स्पीड से कोई कंट्रीज़ डेवलप कर रही होती है इन द सेकेंड स्टेज। एंड यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में रिटन है
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे बर्थ रेट जो है ऑफ अ कंट्री जो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कोई पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई है एंड डेथ रेट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गई है, यानी कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम है और बर्थ रेट बहुत हाई है। तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं एंड डेथ जो है वो नहीं हो रही है किसी की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोड करता है। तो दैट इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विच इज़ जहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हम डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, विच इज़ द थर्ड स्टेज, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे बर्थ रेट जो है डेफिनेटली वो कंट्रोल हो जाता है एंड डेथ रेट जो है वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाता है, राइट, एज अ होल। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट बहुत धीरे हो जाती है। अब डेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं है, राइट, तब जो ग्रोथ रेट है वो ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होने लग जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन कंसेप्ट्स एंड कॉमन कंसेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बुक में बहुत अच्छे से एलैबोरेटली प्रॉपर्ली लिखा नहीं हुआ था, तो यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। फर्स्ट है तुम्हारा बर्थ रेट, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में लाइव बर्थ्स कितना हो रहा है पर 1000 पॉपुलेशन इज नोन एज योर बर्थ रेट। सिमिलर फॉर योर डेथ रेट, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से कितने डेथ्स हो रही हैं एक एरिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ योर डेथ रेट। इसे हम लोग कहते हैं मोर्टालिटी रेट एज वेल, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ की बात करें तो जो बर्थ रेट है उससे माइनस करोगे डेथ रेट को, तो जो हमारा आता है वैल्यू उसे हम कहेंगे नेचुरल इंक्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिप्लेसमेंट लेवल विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, मैं इसे मार्क कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। रिप्लेसमेंट लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, जीरो लेवल इसे भी ध्यान रखना, नेगेटिव लेवल को भी ध्यान रखना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो मैंने बता दिया है, फर्टिलिटी रेट को भी ध्यान रखना है एंड इसे भी ध्यान रखना, इसे भी ध्यान रखोगे तो इट्स फाइन। तो ये जो पॉइंटेड है या मार्क कर रही हूँ मैं, उसे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो रिप्लेस करती है ओल्डर जनरेशन। फॉर एग्जांपल कि जो वर्किंग एज है, जैसे कि जो यूथ है वो ज़्यादा है एंड ओल्डर जनरेशन जो कि बूढ़े लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पे बूढ़े लोग कम हो गए हैं एंड जो यूथ है, जो जवान लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो दैट इज़ योर रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। अगर कोई स्टेट या कोई कंट्री में रिप्लेसमेंट लेवल देखने को मिलता है, यानी कि जो यंग है या जो यूथ है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ द ओल्ड पीपल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि जब यूथ ज़्यादा होते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। वेयर एज अगर कोई कंट्री है जहाँ पे यूथ बहुत कम है एंड बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही होती है, काइंड ऑफ दैट। जीरो लेवल की बात करें तो जीरो लेवल क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2 पेरेंट्स हैं एंड 2 चिल्ड्रन है, तो दैट इज़ योर जीरो लेवल। यंग पीपल जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ ओल्ड जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे 100 यंग पीपल थे, ठीक है, एंड अभी कुछ टाइम बाद देखा गया या उसी जगह पे स्टडी की गई तो 100 ओल्ड पीपल थे, 100 यंग पीपल ही थे। सो दैट इज़ व्हाट नोन एज योर जीरो लेवल, जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट सेम ही देखते हैं। नेगेटिव लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग ओल्ड जनरेशन आर लेस। फॉर एग्जाम्पल जापान का ले लो, एक तरीके से जापान या फिर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ़ पीपल रिप्लेसिंग ओल्ड जनरेशन आर लेस, यानी कि जो हमारा बर्थ रेट है डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। दैट्स वाई क्या देखने को मिलता है कि ओल्डर जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम है। सो दिस इज़ योर नेगेटिव लेवल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने ऑलरेडी समझा दिया। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बिटवीन द पर्टिकुलर एज पर 1000 वुमेन इज नोन एज योर फर्टिलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा टोटल फर्टिलिटी रेट, जहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वुमेन्स हु गिव बर्थ, राइट, in a particular area between the age of 15 to 49, that's your total fertility rate. Infant mortality rate की बात करें तो this is your number of infants who have died before reaching your 1 year, यानी कि 1 साल होने से पहले ही जो बच्चों की जो डेथ हो जाती है उन्हें हम कहते हैं उसे हम कहते हैं that is your infant mortality rate. नेक्स्ट है तुम्हारा maternal mortality rate, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, let me mark it for you.
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन एज स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, डिपेंडेंसी रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो डिस्कस कर लेते हैं इन सभी के बारे में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो नंबर ऑफ़ वुमेन जो कि डाई कर लेती हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, दैट इज़ योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उसी वक्त या उसी के आसपास के टाइम पीरियड में जब मदर का डेथ हो जाता है तो दैट इज़ योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट विच इज़ नंबर ऑफ़ ईयर्स दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव। यानी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो एक रीजन में रह रहा होता है तो कितना एक्सपेक्टेड है कि वो जी सकता है, दैट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स दैट वन इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव एज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन। ठीक है। सेक्स रेशियो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया पर 1000 मेल्स इज़ योर सेक्स रेशियो। वन इज़ चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एज स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारा 0 से 15 ईयर्स का जो भी चिल्ड्रंस हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूथ, वेराज 15 से 65 एज ग्रुप के लोगों को हम वर्किंग ग्रुप कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, वेराज 64 के अबव जो लोग होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट्स कहते हैं, राइट, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो दैट इज़ योर एज स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे तो यूनिट टेस्ट में ही पूछ लिया था, आज तक मुझे याद है। तो यूनिट टेस्ट में पूछ लिया था, मुझे समझ नहीं है कि एज स्ट्रक्चर का आंसर क्या देना है। सो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, अगर तुम लोग यूनिट टेस्ट देने वाले हो तो स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है तुम्हारा डिपेंडेंसी रेशियो, नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड हु आर डिपेंडेंट, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। यानी कि जो ओल्डर पीपल हैं या जो काम नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं टू टेक आउट द डिपेंडेंसी रेशियो इन परसेंटेज। ओके। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है डिपेंडेंस या नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, दैट इज़ योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि लेट्स सपोज जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, वो ज़्यादा है पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में या फिर कंट्री में, तो वो जो है वो कंट्री के लिए अगेन बहुत अच्छा होता है, राइट। वेराज जो डिपेंडेंस होते हैं वो कम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एज अ होल। सो जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, देन इट इज़ नोन एज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। इंडिया में हम लोग देखने को मिलता है कि हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। दिस इज़ वाई हमारा जो इकोनॉमी है उसमें या डेवलपमेंट में है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर हम लोग अपने पॉपुलेशन पे अच्छे से ध्यान दें तो हमारा कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो हमेशा इतना हाई नहीं था। ओवर द टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा कि जो ग्रोथ है या यूँ कहो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कभी ऊपर जाता था तो कभी कम आता था। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक्स, फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड दिया हुआ है तुम्हारे बुक में एक बॉक्स है जिसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स कैसे बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स में डिफरेंसेस देखे गए हैं। तो एक पर्टिकुलर ईयर था समथिंग लाइक 1990s के आसपास, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना उस ईयर के आसपास डेथ रेट जो है वो बहुत स्पीड से कम आता हुआ, बहुत लोगों की डेथ हो रही थी, राइट। क्यों हो रही थी? बिकॉज दो रीजंस थे, एक था एपिडेमिक्स एंड एक था नेचुरल डिजास्टर्स जिसे हम लोग फमाइन के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। ओके, एपिडेमिक्स की बात करें तो एपिडेमिक्स इज समथिंग जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ होता है जो कि वाइड स्प्रेड होता है एंड इफेक्ट करता है लैक्स ऑफ पीपल को इन अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर को देखा है तो ये पूरे कंट्रीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है, नॉट ओनली इंडिया बट इट अफेक्टेड दी रशिया, द जापान एंड अदर कंट्रीज एज वेल, राइट। सो दैट इज़ योर एपिडेमिक्स जो कि वास्ट कंट्रीज़ को भी नॉट इन पर्टिकुलर कंट्री बट वास्ट कंट्रीज़ को अफेक्ट करें। एपिडेमिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज़ योर Spanish flu which is one of the example given and one is COVID-19 which was also one of the epidemics. Then पहले बात करें ना तो ये पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलता था एपिडेमिक्स। क्यों फैलता था? बिकॉज सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, सोल्जर्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे तो इससे फैलता था, केमिकल एक्सप्लोजन से और ज़्यादा फैलता था। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पहले के टाइम पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे दिस काइंड ऑफ एपिडेमिक्स। वेराज अभी बहुत कम हो गया है, अभी के टाइम पे उतनी डेथ नहीं हो रही है देन दैट ऑफ जितना पहला हुआ करता था बिकॉज ऑफ द बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। अभी के टाइम पे वैक्सीनेशंस भी आ गए हैं, सैनिटरी कंडीशंस है जो कि इम्प्रूव हो गई हैं, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस है, हम लोग एजुकेटेड इनफ है। बट स्टिल इंडिया के पर्टिकुलरली बात करें तो अभी भी हम लोग कुछ एपिडेमिक्स लाइक स्वाइन फ्लू एंड दिस काइंड ऑफ मलेरिया एंड प्लेग के लिए अभी भी हम लोगों को कुछ काम करना भी बचा है।
सो दैट इज़ ऑल हियर रिटन। नेक्स्ट है हमारा फेमाइन। फेमाइन की बात करें तो इट इज़ स्कार्सिटी ऑफ फूड, यानी कि जब फूड का शॉर्टेजेस हो जाता है, फूड सप्लाई का शॉर्टेजेस हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फेमाइन। इसके दो टाइप्स देखे गए हैं। एक होता है तुम्हारा नेचुरल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड था वहाँ पे बारिश ठीक से नहीं हुई, तो एक्सेसिव रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण या बहुत कम या फिर सूखे पड़ जाने की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाता है। एंड एक होता है मैन मेड, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लैंड था तो उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, या अदर नॉन सफिशिएंट प्रॉपर प्रिवेंटिव मेथड्स की वजह से बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन में स्कैर्स हो जाता है या यू को फूड शॉर्टेजेस हो जाता है एज अ होल। पहले के टाइम पे फेमाइंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। अब फेमाइंस किस लिए हुआ करते थे ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिकली, बट यहाँ पे एक डॉक्टर अमर्त्य सेन, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने क्लास 11 में इनके बारे में पढ़ा था, तो इन्होंने बताया कि फेमाइंस के रीज़न क्या है, फेमाइंस किस लिए होते हैं। इट इज़ बिकॉज क्योंकि हम लोग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फूड है, अभी के टाइम में तो राशंस का सिस्टम आ गया है, बट पहले ये नहीं था, राइट। तो लोगों के बीच में ऐसा था ही, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो थे उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, कुछ लोगों के पास खाना भरा रहता था, तो दिस वॉज द कंडीशन जो कि था। तो इसीलिए उन्होंने बताया था, उन्होंने कुछ वेज बताई थी जिससे इसका कंट्रोल किया जाता है। पहले कि गवर्नमेंट को फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन इन सब का ध्यान रखना है। फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान जो है वो गवर्नमेंट को रखना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी कुछ सिस्टम्स लाने चाहिए जहाँ पे बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो सभी के फुलफ़िल हो जाएं। दूसरा उन्होंने बताया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन ज़्यादा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखें, उन एरियाज़ पे खाना पहुँचाएँ एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी पहुँचाएँ, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से हम लोग देखते हैं मनरेगा का एक प्रोग्राम आया था गवर्नमेंट के थ्रू। मनरेगा या फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी इसके भी नाम से ये जाना जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि हम ध्यान रखते हैं कि एवरीवन इज़ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट, ताकि कभी भी फेमाइन आ जाए तो ऐसा भी ना हो कि कोई मतलब भूखे मर जाए, राइट। सो मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग दिया करते थे लोगों को। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो जब बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है तो उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इसे ध्यान रखने वाली बात है, अब तक तो याद हो गया होगा तुम लोग। हम बात करते हैं बर्थ रेट्स की, तो ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बर्थ रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बर्थ रेट्स जो है अभी भी हाई हैं। जैसे इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे बर्थ रेट्स अभी भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, राइट। दो कुछ कमियाँ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हद तक कम हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ स्टिल देयर। तो ऐसा क्यों है कि बर्थ रेट इतने मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है? नंबर 1 हमारा जो रीज़न है वो है माइंड सेट ही ऐसा है कि मतलब बहुत से बच्चे हो जाते हैं। माइंड सेट ऐसा है, एजुकेटेड पीपल नहीं है, अवेयर नहीं है, तो दैट इज़ वन रीज़न। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड। अब एक पर्टिकुलर पेरेंट्स है तो उनके 2-3 बच्चे हुए लेकिन तीनों बेटी हो गई, तो फॉर दैट दे प्रेफर कि एक बेटा हो जाए। तो इसी वजह से डिज़ायर होता है ऑफ मेल चाइल्ड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन बर्थ रेट। पेट्रार्कल सोसाइटी इन द सेंस दैट बहुत से अभी की सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे पेट्रार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेल की अथॉरिटी होती है, यानी कि मेल डिसीजन लेगा कि घर में कितने बच्चे होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न विच वी कैन से इज़ द रीज़न जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो अभी भी हाई हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें रिप्लेसमेंट लेवल की, दिस इज़ योर रिप्लेसमेंट लेवल। केरला एंड तमिलनाडु में हम लोग देख रहे हैं 0 या फिर स्टेबलाइज्ड लेवल ऑफ रिप्लेसमेंट है, यानी कि हमारे जो बूढ़े हैं, जितने बूढ़े लोग हैं उतने ही यंग पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को कंट्रोल कर लिया गया है या दोनों को कम कर लिया गया है। वेराज उत्तर प्रदेश एंड बिहार जैसे अभी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? बिकॉज इट कैन बी गुड इंक्रीज़ इन यूथ पॉपुलेशन। इससे एक फ़ायदा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, यूथ का पॉपुलेशन है वो हाई है, राइट। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। लो फर्टिलिटी रेट्स वाले कुछ स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जैसा मैंने बताया था, यूथ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड ओल्ड या रिटायर्ड पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज़ नॉट न्यू, वी हैव रेड ऑलरेडी।
केरला की बात करें तो यहाँ पे गुड एज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो हाई है एंड एजुकेटेड भी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। वेराज उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे डिक्रीजिंग एज्ड पॉपुलेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि बहुत तेज़ी से लोगों की डेथ भी हो रही है, बट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। दिस वी आर रीडिंग थ्रू अ प्रॉपर रिपोर्ट विच इज़ ऑफ आई थिंक 2011, राइट? सो समथिंग लाइक दैट ओनली, दिस इज़ नॉट अ प्रेजेंट सर्वे। इसके एडवांटेज की बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो हम लोग देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी मेंटेन बाय बेटर एजुकेशन, यानी कि हमारे, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट तो हमारे कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ ओनली हियर इट इज़ रिटन। एंड बेनिफिशियल कैसे है कि अगर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो दैट विल बी अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करें the decline of sex ratio in India की, number of females per 1000 males of a population is your sex ratio। अब child sex ratio की बात करते हैं कि child sex ratio जो है that is your number of girls per 1000 boys। so, ऐसे बहुत से countries हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि child sex ratio बहुत कम है। क्या रीज़न है कि इंडिया में भी या फिर अदर कंट्रीज़ में भी चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना कम होते जा रहा है? तो उसका बहुत सारे रीज़न। नंबर 1, लोगों की माइंडसेट ऐसी है, वो माइंडसेट ऐसी है कि लड़की होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एक मेल सन, और लड़कियों को प्रेफर नहीं करते। नेग्लेक्ट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, तो वो गर्ल चाइल्ड को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बॉय हो, राइट, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। सो फॉर दैट ऑल्सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं फीमेल फोर्टिसाइड या फिर सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो फीमेल फोर्टिसाइड मतलब बच्चा जो है वो बच्ची जो है वो जन्म ले लेती है, तो उसके बाद उसे अपने बिलीफ की वजह से उसको मार दिया जाता है जन्म लेने के बाद। और सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन में देखने को मिलता है कि बच्चा जब पेट में ही होता है तभी उनका जेंडर पता करवा लिया जाता है, एंड उसके बाद फिर उन्हें पेट में ही अबॉर्ट कर दिया जाता है, उनको उसी टाइम अबॉर्ट कर दिया जाता है, एंड दैट इज़ योर सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन, जो कि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि वुमेंस जो हैं वो जब चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे ही उनकी डेथ क्यों हो जाती है, बिकॉज उनको प्रॉपर हाइजीन नहीं प्रोवाइड किया जाता, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। वुमेंस जो है वो जनरली बहुत मेल न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है, अपने परिवार का ध्यान रखते रखते वो खुद खाती पीती नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ स्टिल वेरी स्कार्स। अभी बात करी थी मैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्कार्स पे है। क्यों? बिकॉज अभी भी बहुत से स्टेट्स या बहुत से कंट्रीज़ हैं जो डेवलप होने के बाद भी, जैसे कि मैं बात करूँगी, बहुत से प्रॉस्परस स्टेट्स भी देखे गए इंडिया के अंदर, जैसे पंजाब हो गया या फिर हरियाणा हो गया, वहाँ पे मैक्सिमम फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है। ये प्रॉस्परस रीजन है, मतलब प्रॉस्परस रीजन मतलब डेवलप्ड रीजन, जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे अवेयरनेस है, वहाँ पे भी देखा जाता है कि लड़कियों को कम प्रेफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज डाउरी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बेटी नहीं चाहिए, और या फिर लड़कों को प्रेफर किया जाता है। पीपल वांट कि उनके 2 से 3 लड़के हों, जो कि बेहतर होगा देन दैट ऑफ गेटिंग अ गर्ल। सो इसलिए वो सोनोग्राफी के थ्रू एक अबॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की थी। गवर्नमेंट इसे रोकने की कोशिश कर भी रही है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट को लाए थे, और अभी भी देख रहे हो तो मेंटल सेट इस जगह पे ना मेंटल लोगों की सोच को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉस्परस रीजन में यानी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ नॉट डूइंग दैट, राइट। सो हमें क्या करना होगा, हमें उनके माइंड सेट पर काम करना होगा, हमें उन्हें अवेयर करना होगा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग गर्ल, और उसे प्रोटेक्ट करना। जैसे कि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा आंदोलन अभी गवर्नमेंट ला रही है, क्यों ला रही है? बिकॉज ताकि वो लोगों के सोच को चेंज कर सके अबाउट गर्ल्स एंड हैविंग अ गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट बात करें लिटरेसी की, तो लिटरेसी क्या होती है? एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज योर लिटरेसी। लिटरेसी के बारे में अगर और बात करें तो एजुकेशन जो है वो फॉर्मल होती है एंड इनफॉर्मल होती है। ये हम लोगों ने सोशल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, अगर तुम्हें याद है तो, राइट। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जैसे केरला, जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वेराज ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान या नॉर्थ स्टेट्स जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो अभी कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेसी के बारे में। तो लिटरेसी जो है, अगर ज़्यादा लोग लिटरेट होते हैं तो वो हाइजीन के बारे में जानते हैं, सैनिटेशन के बारे में जानते हैं,
सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो अपने लिए प्रॉपर जॉब ढूंढते हैं जो उन्हें पसंद हो, राइट, डेफिनेटली ड्रीम जॉब कह सकते हो तुम लोग। सो या अपने गोल्स फाइंड आउट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए भी इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वी कैन से लिटरेसी, राइट। अब लिटरेसी की बात करें तो 3 कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे लिटरेसी की। पहले एजुकेशन को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, बट आफ्टर सम टाइम अब हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम पे इम्पोर्टेंस जो है वो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लिटरेसी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो पहले की बात करें तो ऐसा देखा जाता था कि मेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिटरेट थे और फीमेल्स जो हैं वो बहुत कम ही थी जो लिटरेट थी, बट अभी जो है धीरे धीरे फीमेल्स एजुकेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें सोशल ग्रुप की, तो हम लोग देखते हैं कि जो हाई इनकम फैमिलीज़ थी, जो हायर कास्ट वाली फैमिलीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को गेन करती थी, राइट, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके एजुकेशन को हासिल करती थी। वेयर एज देयर वर अदर फैमिलीज़ जैसे कि लोअर इनकम फैमिलीज़, फॉर एग्जांपल SC एंड ST से, OBCs से, तो उन्हें क्या हुआ ना, उन्हें प्रॉब्लम हुआ बिकॉज वो लो इनकम थी उनकी, एंड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो इसीलिए वो जो है वो पीछे ही छूट गया, वो एजुकेटेड नहीं हो पाया उतना जितना कि दूसरे फैमिलीज़ हुए। सो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है बाई गिविंग द रिजर्वेशन कि ये लोग भी एजुकेशन को हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड थर्ड इज़ रीजन्स। ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जैसे केरला जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वेराज ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, बिहार, वहाँ पे लिटरेसी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, या रीजन्स के बेसिस पे डिवीजन देखने को मिलता है। सो लिटरेसी जो है वो वेराई करती है बिटवीन द जेंडर, सोशल ग्रुप एंड द रीजन्स एज अ होल, दैट वी कैन कंक्लूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूरल अर्बन डिफरेंस, विच इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ रहा करती थी, रूरल एरियाज़ में रहा करती थी। वो एग्रीकल्चर में थी या अदर एक्टिविटीज़ में, स्मॉल बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में रहा करती थी। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि वो माइग्रेट कर रही हैं, यानी कि बहुत कम ही पॉपुलेशन अभी के टाइम पे रह गए हैं जो कि विलेज एरियाज़ में होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अर्बन सिटीज़ में तेज़ी से माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब माइग्रेशन का कारण क्या है? मास मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से हम लोग को देखने को मिला कि जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं या अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जॉब की या बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग की या फिर एजुकेशन की, जिसकी वजह से लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिसोर्सेज। उनके जो रिसोर्सेज हैं वो छीन लिए जाते हैं, मतलब छीन लिया जाता है इन द सेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल के लिए उनकी लैंड को ले लिया जाता है, या फिर कभी कभार लैंड जो है उधर सूखे पड़ जाते हैं तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए क्या करते हैं वो लोग मूव कर देते हैं टू सिटीज़, नंबर 2। एंड एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है एनॉर्मिटी, मतलब कि कुछ कास्ट हैं जो कि मिक्सअप नहीं हो सकते, या कोई कास्ट जो है वो एक काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग का काम SC STs वाले लोग या शूद्र वाले लोग या फिर लो कास्ट वाले लोग नहीं कर सकते हैं, राइट। बट अगर वो कहीं और जाके किसी और स्टेट में जाके अपनी आइडेंटिटी को छुपा के अगर वो सेम काम करे टीचिंग का, चाहे वो कोई और काम करे, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, राइट। सो दिस इज़ योर एनॉर्मिटी जो कि हम लोग को देखने को मिल रही है अर्बन एरियाज़ में। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज़ टू दी सिटीज़ की, मतलब गांव में है तो हमारी कुछ स्टेटस है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते, बट दूसरी जगह पे तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द थिंग एज अ होल। पीपल जो कि एजुकेटेड नहीं हैं वो कोई भी अदर जॉब हम पिक कर सकते हैं, जैसे वेंडर्स का काम कर सकते हैं, ऑल राइट। सो दैट इज़ द ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा मेट्रोपोलिस एंड मेगापोलिस। मेट्रोपोलिस मतलब ऐसी सिटी जहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट एक सर्बन मतलब विलेज जैसा एरिया या टाउन जैसा एरिया देखने को मिलता है। वेराज मेगापोलिस जो है दैट इज़ ऑल अबाउट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड उसी में इंक्लूडेड है सर्बन्स, मतलब कुछ ऐसी सिटीज़ जो कि विलेज को साथ में लेके डेवलप हुई हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द NCR रीजन, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि 1952 में आया था। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFPP, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में। इट वाज द सेम ईयर जब तुम्हारा ये हुआ था, क्या होता है, इलेक्शंस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, राइट। NFPP
इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका कुछ एम्स था या ऑब्जेक्टिव्स था। सबसे पहले वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाह रहा था, ठीक है। इस कमीशन को अपॉइंट करने का रीज़न क्या था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। नंबर 2, बर्थ कंट्रोल्स के बारे में लोगों को अवेयर करना है, एजुकेटेड करवाना है था, ठीक है। दैट वाज मेन रीजन, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट कमिटी। ड्यूरिंग एमरजेंसी हम लोग देखते हैं यानी कि 1975 से 76 के बीच में बहुत सारे प्रेस सेंसरशिप हो जाता है, लोगों को ज़बरदस्ती जेल में ले जाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों से छीन लिए जाते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, मास स्टेरिलाइजेशन, लोगों को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज कराया जा रहा था। फॉर एग्जांपल उनको जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्यूबेक्टमी यूज़ हुआ था फॉर वुमेन्स एंड वेसेक्टोमी फॉर मेंस। जहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे ज़बरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी। गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को फोर्स किया करते थे एंड वो टीचर्स जो हैं वो लोगों को लाया करते थे। कुछ ऐसे भी महिलाएं थी जो मतलब जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ के स्टेरिलाइजेशन कराया जा रहा था, नसबंदी करा दी जा रही थी। ये एक रीज़न बताया जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है ऑफ इंदिरा गांधी वो नेक्स्ट टाइम चुनाव हार जाती हैं आफ्टर इमरजेंसी जो चुनाव हुआ था, राइट। सो दैट वाज द मास प्रोटेस्ट भी हुआ था जो कि देखने को मिला था हमें इस जगह पे, ठीक है। तो एक बार इसे रीड कर लेना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स वाई। एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला ना, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रिप्लेस की जाती है। जब नया गवर्नमेंट आता है, जनता पार्टी जब आती है, तो क्या करती है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है या यू को रीनेम्ड करती है एज अ होल। एंड इसके बाद से क्या करती है, न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को लाती है एंड ये जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो रिमूव भी कर देती है, ठीक है। या सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द होल चैप्टर। आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आया। ये चैप्टर का बहुत आसान था, कुछ डिफ़िकल्ट तो लगा नहीं मेरे साथ, तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो डिफ़िकल्ट लगा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि मैम ऑल क्लियर, फायर इमोजी भेजो, मुझे बताओ कि तुम लोग को समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड येस, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखना। एंड अगेन नोट्स के लिए तुम्हें डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर मेन चैनल के पेज में भी है। अगर तुम्हें दिक्कत होगा तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी पिन कर दूँगी, बट जस्ट रिमाइंड यू वंस, ओके। सो या, टिल देन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।